इस क्लास से पहले हम लोग क्या टॉपिक पढ़ाई कर रहे थे, किसी को याद है? साइकोलॉजी, हाँ जी, पर्सनालिटी। पर्सनैलिटी। ओके। पर्सनैलिटी में हमने अभी तक कुछ क्लासिफिकेशन देखा था, कुछ टाइप अप्रोच, स्ट्रेट अप्रोच, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम अगली क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। याद है किसी को? और कोई पढ़ के आया है तो बताइए। बाकी बीच में गैप हो गया है पर फिर भी याद रहना चाहिए। कौन सी थ्योरी पढ़ने वाले हैं हम आज? नाम बताया था मैंने और पढ़ के आने को भी बोला था आप लोगों को। सिगमंड फ्राइड। यस, सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी जो है हम वो आज पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ जी मैडम जी। यस मैम। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसको हिंदी में बोला जाता है। इस सिद्धांत के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तो पता चल चुका है कि हमें इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, किसने इसका विकास किया है, सिगमंड फ्राइड ने। और इन्होंने जो बताया है अपने सिद्धांत में, मैं आपको बता देती हूँ पहले थोड़ा सा। इन्होंने बोला है, इन्होंने हमारी जो थ्योरी दी है उसको बोला जाता है पर्सनैलिटी की थ्योरी। और जो हमारी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है वो भी इसी से रिलेटेड है। इन्होंने पूरा हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है और बड़े होने तक उसका विकास किस तरीके से होता है, उसको क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं। और इनका मानना ये है कि हमारी जो व्यक्तित्व, जो इन्होंने थ्योरी दी है पर्सनैलिटी की, कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण जो होता है वो हमारे जन्म से स्टार्ट हो जाता है। इन्होंने अपनी जो आगे बताया है डेवलपमेंटल स्टेज जो बताई है उसको बोला जाता है साइकोसेक्सुअल एनालिटिक, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। कि आगे जब हम पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि हम लोग बोलते हैं पर्सनैलिटी जब हम लोग बड़े होते हैं तभी बनती है, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे जब हम जन्म लेते हैं उस समय की हमारे कुछ ऐसी जो हमारी प्रवृत्ति होती है, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, उनका भी वो भी प्रभावित करती है हमारी पर्सनैलिटी को। मात्र यही नहीं कि हम बड़े होके हमें जो मिल रहा है वातावरण सिर्फ वही नहीं, इन्होंने बोला है कि हमारे बचपन की इच्छाएं, हमारे उस समय का वातावरण, बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं वो सब चीजें हमें प्रभावित करती है। जैसे आपने पुराने समय में कहावतें सुनी भी होंगी कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। सुना है किसी ने? जी। तो कुछ इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड इनकी थ्योरी है। आप लोग इसको स्टोरी की तरह समझेंगे ना तो आपको ये याद रहेगी। तो इनका भी मानना यही है, ये भी यही बात बोलते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि जब हम बड़े होते हैं तभी हमारी व्यक्तित्व का पता चलता है, पर ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीजें हमारी बचपन से व्यक्तित्व बनना हमारा बचपन से, हमारे जब जन्म लेते हैं जब से स्टार्ट हो जाता है। ये जो अब देखिए इन्होंने बताया है कि जो हमारी ये सिद्धांत ये है इसकी क्या उपयोग है। इस मनोविश्लेषणात्मक जो थ्योरी इन्होंने दी है ये क्या क्या काम करती है। ये मस्तिष्क की परीक्षा की विधि है। इन्होंने अपनी जो ये साइकोएनालिटिक थ्योरी बताई है इसमें इन्होंने क्या किया है, माइंड यानी मन जिसको बोलते हैं, वैसे नॉर्मल में मन बोला जाता है पर साइकोलॉजी में मन जैसे शब्द को यूज नहीं किया जाता, मन को उसने इन्होंने माइंड लिया है। तो इन्होंने माइंड के स्तर पे माइंड के कुछ भाग बताए हैं, उसके आधार पे बताया है कि कैसे कैसे हमारे किस किस तरीके से हम लोग कार्य करते हैं, किस किस तरीके से हमारा व्यक्तित्व बनता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये मानव व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों का क्रमबद्ध समूह प्रदान करती है। ये बताती है कि हमारे व्यवहार, जो मानव व्यवहार करता है उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, इन सब चीजों से। उसके बाद इन्होंने बताया कि भावनात्मक रोगों की चिकित्सा, अगर कोई इंसान कोई व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे का हम कारण जान सकते हैं और उसके कारण को जानने के बाद हम उसका एक उपचार कर सकते हैं, चिकित्सा उसको दी जा सकती है। इन्होंने अपनी थ्योरी में ये सब चीजों को बताया है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए व्यक्तित्व की संरचना के आधार पर इन्होंने दो मॉडल बताए हैं, आकारात्मक मॉडल जिसको बोला जाता है इंग्लिश में टोपोग्राफिकल मॉडल, दूसरा आता है संरचनात्मक मॉडल यानी कि स्ट्रक्चर मॉडल।
2 बताए हैं, हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे आकारात्मक मॉडल यानी कि टोपोग्राफिकल मॉडल। इस मॉडल में उन्होंने 3 पार्ट, हमारा जो मन नहीं बोलेंगे इसमें, जो हमारा माइंड होता है उसके 3 स्तर बताए हैं कि हमारे जो माइंड होता है उसके 3 स्तर होते हैं। एक होता है कॉन्शियस चेतन मन, दूसरा होता है अर्ध चेतन मन, तीसरा होता है अचेतन जिसको अनकॉन्शियस माइंड बोला जाता है। इसको हाफ कॉन्शियस लिखा है, इसको सब कॉन्शियस माइंड भी बोला जाता है, प्री कॉन्शियस माइंड। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे चेतन माइंड के बारे में। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस से समझ में ही आ रहा होगा आप लोगों को। चेतन यानी कि जो हम वास्तविकता में जी रहे होते हैं, प्रेजेंट टाइम में जो चीजें हमें दिख रही है, जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, वो किस आधार पर करते हैं कि हम कितने कॉन्शियस है, हम अपने वातावरण के प्रति कितना जागरूक है। तो इन्होंने बोला है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, वो सिर्फ 10% ऐसा होता है कि 10% ही हम कॉन्शियस रहते हैं, बाकी का जो हमारा 90% होता है वो हम कॉन्शियस नहीं रहते हैं। तो ये कौन सी हमारी, अगर योग की भाषा में इसको बोलते हैं तो कौन सी अवस्था कही जाएगी, बताइए। योग में आपने पढ़ा होगा ना अवस्थाएं। तो सिर्फ तो जी Could be क्षिप्त मैम। कौन सी अवस्था में हम लोग जागृत जागृत अवस्था, यस, जागृत अवस्था है हमारी है। हम लोगों को, हमें सब पता है किस अवस्था में होता है। बाकी वही तो अवस्था होती है जिसमें हमें सब पता होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम वहाँ कहाँ रह रहे हैं, किस वातावरण में रह रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये सब चीजें हमारी चेतन माइंड से पता चलती है, हम लोग कितने कॉन्शियस है चीजों को लेकर। तो इन्होंने बताया कि हमारे अनुभव, इच्छाएं, प्रेरणाएं, संवेदनाएं जो होती हैं, ये किससे संबंधित होती हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड से। वर्तमान समय में जो चीजें हमारे साथ हो रही होती है, ये सिर्फ काम करता है हमारा 10%। अब आगे आता है हमारा अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन जो होता है उसको कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट में कोई चीजें देखी, वो हमारी रहती है, हमारे याद रहती है। बट अर्धचेतन मन कौन सा होता है कि हमने कुछ चीजें याद करी थी, जैसे कुछ बच्चे नेट के एग्जाम दे चुके हैं बट फिर से अब तैयारी कर रहे हैं, और वो चीजों को जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ता है उसको तो एकदम समझना पड़ता है, पर जिसने पहले भी पढ़ रखा है वो क्या कहता है कि ओ ये तो मेरा पहले से पढ़ा हुआ है, उसको एकदम तुरंत याद हो जाता है। तो क्या रीजन होता है कि वो चीजें हमें तुरंत तो नहीं याद आ रही है, पर कुछ चीजों को देख के याद आ जाती है, उसके वो जो चीजें हम कुछ समय के बाद याद आती है, उसका वो किस माइंड में रहती है, वो हमारे अर्ध चेतन मन में रहती है। ये बात समझ में आई? हेलो? यस मैम। हाँ, यस मैम। अगर किसी को समझ नहीं आएगा ना तो आप तुरंत बोल दीजिएगा, पूछ लीजिएगा बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। मैम सब कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं ना इन्हें? हाँ जी, हाँ जी, सब कॉन्शियस माइंड भी बोला जाता है इसको। हाँ, अब आता है हमारा, ये वही उदाहरण ही दिया गया है इसमें कि जैसे हम लोगों ने कोई सामान अपने हाथ से रखा है बट हमें वो याद नहीं आ रहा होता है, और फिर कुछ टाइम के बाद हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, चीजों को सोचते हैं, सोचने के बाद वो याद आ जाती है। आप पेपर में भी देखते होंगे, पेपर में हमें कुछ चीज याद नहीं आती तो हम ऐसे पेन से अपने सर पे ऐसे करते हैं, कभी कुछ करते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो चीजें हमें याद आ जाती है। तो वो सब चीजें किस माइंड में होती है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अब हमारा लास्ट का आता है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। अब इससे रिलेटेड जिसने इस बार नेट का एग्जाम दिया होगा, याद है किसी को कि सिगमंड इसी थ्योरी से कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था, याद है? यस मैम। हाँ जी, याद है आपको? शायद ये मैम कॉन्शियस इसके बीच की बॉन्डिंग क्या है कि इसका सीक्वेंस का इस टाइप से? हाँ, नहीं ये नहीं, मुझे जो याद है मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने पूछा था कि जो माइंड के 3 स्तर बताए गए हैं, इनमें से सबसे बड़ा स्तर किसका होता है, सबसे बड़ा कौन सा माइंड होता अनकॉन्शियस। है? मैम अनकॉन्शियस। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा माइंड का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो हमारा सबसे बड़ा भाग जो होता है वो अनकॉन्शियस माइंड होता है, अचेतन मन जिसको बोला गया है। अब इसको समझना है कि अचेतन मन क्या होता है। सिगमंड फ्राइड जो है उन्होंने सबसे ज्यादा हमारे
अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन पर ही काम किया है। उनका कहना यह है कि अचेतन मन में हमारी वो इच्छाएं, वो भावनाएं इकट्ठा होती हैं जिनको हम पूरा नहीं कर पाते। बहुत सारे कारण हो सकते हैं किसी के, अगर कोई कुछ बनना चाहता है पर उसको पता है कि नहीं, मैं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं इतना एफर्ट नहीं लगा सकता, तो वो हो सकता है कि वो अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं। तो दबाने के कारण क्या होते हैं, वो सारी इच्छाएं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में चली जाती हैं। इसी तरीके की छोटी सी चीज बात है, और भी जितनी कोई भी कुछ भी भावनाएं हो हमारी, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो सब हमारी, अगर हम उसको मतलब प्रेजेंट में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारी कहाँ चली जाती है, अनकॉन्शियस माइंड में। इसी अनकॉन्शियस माइंड के आधार पर सिगमंड फ्राइड ने जो बताया ना आगे, मनोरोग, कि हमारे जो मानसिक रोगों का कारण है, उसको भी इन्होंने इस अनकॉन्शियस माइंड को बताया है कि अनकॉन्शियस माइंड में जो इच्छाएं, भावनाएं हमारी दमित हो जाती है, दब जाती है, वो कहीं ना कहीं हमारे रोगों के रूप में उभर के बाहर आती है। जैसे मैं इसको छोटे से उदाहरण से आपको बताती हूँ। जैसे हमें किसी कंडीशन में गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, और हम लोग क्या करते हैं, हमें पता होता है कि वहां का माहौल अच्छा नहीं है, अगर मैंने यहाँ गुस्सा किया तो हो सकता है मतलब मेरी पर्सनैलिटी को एकदम ऐसा बोल दिया जाएगा कि कैसा पर्सन है, इसको तो पता ही नहीं है। तो उस टाइम क्या करते हैं, हम गुस्से को अंदर रख लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। बट उसके बाद आपने देखा होगा कुछ पर्सन क्या करते हैं, अपने गुस्से को रिलीज करने के लिए कुछ डायरी राइटिंग करते हैं, या फिर एक्सरसाइज के थ्रू भी, जो देखा होगा आपने, इस तरीके से भी अपने गुस्से को निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें उसी के कारण होती है कि हम लोग क्या करते हैं, उसको दबा लेते हैं। बट जिन इंसानों के अंदर ये प्रवृत्ति नहीं होती, जिनको इस चीज का ज्ञान नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो लंबे समय तक अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को दबाए रखते हैं, और फिर वो आने वाले समय में उनके लिए मानसिक रोगों का कारण बन जाती है, और मानसिक रोग के रूप में हमारे शरीर पे दिखाई देने लगती है। ये हमारी अनकॉन्शियस माइंड का के बारे में बताया है, और ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारे माइंड का। ये सब इन्होंने, सिगमंड फ्राइड ने जो बताया है वो यही बताया है आगे इनमें, कि हमारी मतलब जो भावनाएं, इच्छाएं होती है, वो हमारी इसमें जाके इकट्ठा हो जाती है। आपने देखा होगा, अब तो बहुत चलता है कि अगर हमें कोई सपना आता है, स्वप्न आता है, तो स्वप्न की भी रीडिंग करी जाती है, उसको भी टेस्टिंग करी जाती है कि आपको ऐसा सपना क्यों दिखाई दे रहा है। तो उसका भी कारण यही होता है कि हम लोगों को क्या करता है, जो स्वप्न आते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड के कारण आते हैं, जिनके आधार पर आपके स्वप्न को साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लोग देखते हैं, समझते हैं, उसके आधार पर बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी क्या घटना आपके साथ घटी है, या आप क्या किस कंडीशन से फेस कर रहे हैं, क्यों आपका ऐसा व्यवहार हो रहा है। इन सब को उन्होंने बताया है इसमें। इन तीनों चीजों में आपको किसी को कोई दिक्कत है? मैम चेतन मन एक बार बता देंगे क्या? जी, चेतन 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 को देखिए, चेतन को आप नॉर्मल समझिए। आप अभी क्लास ले रहे हैं, आपको ये क्लास में सब चीजें दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है, आप सुन रहे हो। ये किस कारण हो रहा है? क्योंकि आप कॉन्शियस हो, चीजों के प्रति चेतन हो, आपकी जो चेतना है वो चल रही है, आप समझ पा रहे हो। तो अगर हम अपने हाथ पैर हिला पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, हम चीजों को देख पा रहे हैं, ये सिर्फ किसके कारण है? हमारे चेतन मन के कारण। ये हमारे प्रेजेंट का, वर्तमान का समय हमारा जो होता है, वो हमारा चेतन मन होता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ये समझ में आया सबको तीनों? मैम ये जो आपने डायग्राम बनाया है इसको ये ठीक से नहीं दिख रहा है जो साइड में है। ये ये जो डायग्राम इसमें बना है, इसी को बोलते हैं टोपोग्राफिकल मॉडल। इसमें जो सिगमंड फ्राइड ने बताया है इसको, कि जो ऊपर का हमारा, देखिए आप सबसे ऊपर इन्होंने कॉन्शियस लिखा है, इसमें दिख नहीं रहा है, आप लोग इसको देखोगे ना बाद में तो आपको दिख जाएगा, मार्कर भी गायब हो गया। तो ये यही प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि ये देखिए, हमारे दिमाग के इतने बड़े हिस्से में से सिर्फ ये ऊपर का जो आपको व्हाइट वाला कलर का दिखाई दे रहा है, ये कॉन्शियस माइंड है। ये सिर्फ 10% ही हम जागरूक रहते हैं, बाकी का जो नीचे का हिस्सा होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। इस चीज को इन्होंने इस मॉडल के थ्रू बताया है। आगे ईगो, सुपर ईगो को मैं आपको दूसरे इसमें बताऊंगी। यहाँ तक समझ में आया सभी को? आगे चलें? यस मैम। ओके, अब हम आते हैं आगे। हमारा
संरचनात्मक मॉडल, स्ट्रक्चर मॉडल। अब इसमें जो सिगमंड फ्राइड ने इसमें बताया है, इसमें इन्होंने ईगो, इड, ईगो, सुपर ईगो, इन तीनों चीजों का एक कॉन्सेप्ट दिया है। उसके आधार पे इन्होंने बताया है कि हमारी मतलब जो हम किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, हमारे मानसिक संघर्ष का जो समाधान होता है वो किस साधनों के द्वारा होता है, किस तरीके का हम लोग प्रेजेंट में व्यवहार करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी पर्सनैलिटी को किस बेस पे प्रेजेंट करते हैं, उसके आधार पे इन्होंने इस मॉडल को बताया है। अब देखिए, आप सबसे पहले आता है इसमें ईड। ईड को बोला जाता है कि ईड जो होता है वो हमारे जन्मजात, इसको ये नहीं बोला जा सकता कि हमारे जब हम जन्म ले लेते हैं उसके बाद होता है। ईड जो होता है वो हमें जन्म से मिलता है। और ईड मात्र ये नहीं होता कि ईड सिर्फ इंसानों में होता है, अगर बोला जाए पशु पक्षियों में, इन सब के अंदर ईड की प्रवृत्ति होती है। ईड को बोला जाता है जो जिद करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, छोटा बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है उसको बचपन से जो भी चीज चाहिए होती है उसको वो मांगेगा, आप उसको नहीं दोगे, रोएगा या कुछ भी करेगा तो उसको वो चीज चाहिए ही चाहिए, तो वो लेके ही छोड़ते हैं। तो ईड जो होता है हमारा, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ईड जो होता है हमारा प्रिंसिपल्स, आनंद के सिद्धांत पे, ये यहाँ पे लिखा है, उस पर कार्य करता है। ये क्या बोलता है? इसका सिर्फ सिंपल सा काम यही होता है कि ये वही काम करना पसंद करेगा जिसमें इसको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। बाकी इसको उस बात से मतलब नहीं है कि ये गलत है, सही है, क्या है, उसको कोई मतलब नहीं है। इस समय पर उसको सिर्फ अपनी इच्छाओं से मतलब होता है कि हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, बाकी का नहीं पता होता है। अब इसके बाद आता है हमारा ये ईड का जो समय होता है वो छोटे बच्चे, जब छोटा बच्चा होता है उस समय ईड की प्रवृत्ति हमारी ज्यादा रहती है। अभी ईड के बाद अगर आपको सीधा देखते हैं हम लोग सुपर ईगो, इन दोनों को एक साथ समझेंगे, उसके बाद मैं आपको ईगो बताऊंगी। अब जो सुपर ईगो होता है वो क्या होता है? हमारा नैतिकता, आदर्शवादी सिद्धांत पे कार्य करता है कि हमारे आदर्श जो होते हैं वो क्या कहते हैं उसके आधार पर काम करता है। अब आप देखिए, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको कोई सामान चाहिए, उसको कुछ खाने का मन है, तो वो बोलेगा कि मम्मी मुझे पैसे दे दीजिए और मुझे ये खाना है। अगर आप उसको नहीं देंगे तो क्या करेगा? रोएगा या कुछ भी करेगा। तो मम्मी को क्या होता है, चाहे उसको कैसे भी करना है वो देगी, क्योंकि उसको पता है कि इसके अंदर अभी इतनी समझ नहीं है कि ये बातों को समझ पाए। बट जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, सुपर ईगो क्या होता है कि जो हमें सिखाता है। जब हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद हम ये चीजों को समझने लगते हैं कि हमें मना क्यों करा जा रहा है, क्यों हमें पैसे नहीं दिए जा रहे, उसके पीछे का कारण क्या होता है, क्या सही है, क्या गलत है। जब हमें ये समझ हो जाती है, वो समय होता है हमारा सुपर ईगो का। अब आप इसको समझ लीजिए, अगर हमें कोई किसी ऐसी कंडीशन में हम हैं कि हमें हमारा ईड जो होता है वो हमें उस काम को करने के लिए बार बार बोल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमें उसमें खुशी मिल रही है। बट कोई ना कोई ऐसा होता है ना अंदर से, जिसको बोलते हैं कि हमारी दूसरे मन से आवाज आ रही है कि नहीं नहीं, मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। जिसको बोलते हैं मेरी आत्मा से आवाज आ रही है, अध्यात्म की भाषा में जिसको बोला जाता है। तो वही है सुपर ईगो, कि जो आपको बार बार किसी कार्य को करने से रोकता है। और ईड क्या होता है? ईड की प्रवृत्ति होती है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ईड जो कहता है कि वो कहता है कि तुम्हें ये काम करना है, बट सुपर ईगो कहीं ना कहीं इस चीज को रोक रहा होता है कि नहीं नहीं, आपको इस काम को नहीं करना, कहीं ना कहीं इसका परिणाम जो है वो गलत हो सकता है। तो ये जो काम करता है, ये करता है हमारा सुपर ईगो। ये बात समझ में आई दोनों? यस मैम। जी मैम, ईगो को एक बार आप बताइए। मैं ईगो का ईगो नहीं बताया मैंने अभी अभी मैंने आपको ईगो बताया नहीं, सिर्फ ईड और सुपर ईगो के बारे में बताया है। वापस से बताऊं मैं आपको सुपर ईगो? नहीं मैम, समझ आ गया सुपर ईगो। अब आप लोग देखिए, ये हमारा ईड हो गया, ईड और सुपर ईगो दोनों हो गए, इनके बीच में आता है ईगो। अब आप इस चीज को आप इस तरीके से समझिए, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और टीचर हमें डांट लगा दे, जब हम बहुत छोटे हैं तो हम क्या करते हैं? तुरंत क्लास में रोने लग जाते हैं, क्योंकि हमें उस समय किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता
कि कोई मुझे ये कहेगा कि रो रहा है या कुछ भी कर रहा है, जब हम बचपन में होते हैं तो हम रो देते हैं, चाहे हमें चिल्लाना है कैसे भी करना है हम कर देते हैं। बट अगर हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उसके बाद हमें क्लास में डांट लगा दी जाए, क्या आप रोते हैं वहां पर या टीचर के ऊपर चिल्ला देते हैं? नहीं करते ना ऐसा। वहां पर हमें वो काम करने से को ईगो, तो उस समय हमारा ईगो जो होता है वो हर्ट हो जाता है। वो अंदर से कहता है कि नहीं आपको ऐसा रिएक्शन करना चाहिए, हमें अंदर से गुस्सा आ रहा होता है कि हमें चिल्लाना चाहिए, हमें रोना चाहिए। बट सुपर ईगो वहां पर हमें बताता है कि नहीं नहीं, अगर आपने यहाँ पर ऐसा ऐसी इस तरीके का काम कर दिया तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी सारे बच्चों के सामने, कि इसको तो पता ही नहीं है कि टीचर से कैसे बात करनी है, क्लास में कैसा व्यवहार करना है। तो उस समय जो वो व्यवहार करने के लिए हमें रोकता है वो हमारा सुपर ईगो होता है। ईगो जो होता है वो हमारे बैलेंस का बीच का जो काम करता है उसको ईगो ईगो बोला जाता है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपको किसी आपको कोई परीक्षा किसी एडमिशन लेना है अगर किसी क्लास में या किसी भी, जैसे 12th के बाद हम लोग सोचते हैं कि हमें किस साइड लेनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस समय क्या होता है कि हमारे ईड जो होता है वो हमें बोल रहा होता है कि नहीं नहीं बस ठीक है, हम अपने कंफर्ट जोन में रहे, ज्यादा मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, बस मुझे ऐसे ही रहना चाहिए। बट कहीं ना कहीं सुपर ईगो बोलता है कि नहीं, मुझे थोड़ा और अच्छा करना चाहिए या बाहर से मोटिवेशन मिल जाता है। बट इन दोनों चीजों को छोड़कर हम लोग इस ईड की भी और सुपर ईगो की बात भी छोड़कर जो फाइनल डिसीजन पे आते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, वो हमारा ईगो सिखाता है। ये बात समझ में आई? हेलो? हाँ जी मैडम जी। हेलो? जी मैडम समझ जी। में आया आप? ईगो जो होता है वो हमारा वास्तविक सिद्धांत, रियलिस्टिक प्रिंसिपल्स पर कार्य करता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है आप लोग पूछ सकते हैं, ये मत सोचे कि पूछा नहीं है। एक बार मैं दोनों को थोड़ा सा ब्रीफली बताइए, दो तीनों को। तीनों को? हाँ। अच्छा, जिसको समझ में आया कोई एक ऐसे अभी किसी उदाहरण से समझा सकता है, जिनको भी समझ में आया हो, फिर मैं उसके बाद बताती हूँ। हेलो? मैडम बोले। हाँ जी बोलो। ईड में क्या होता है मैडम, इदम जो जैसे बचपन से जिद इदम करने जो की। है, एक एक करके बोलिए। हाँ मैडम आप पहले। जी, इदम जो है वो छोटे बच्चे की तरह होता है कि जो चीज चाहिए वो हमें चाहिए बस। तो हर एक इंसान में ये इदम रहता ही है। लेकिन जो अहम है वो थोड़ा सा रियलिटी यानी रियलिटी को सोच के लेता है। और जो पराहम है ईगो, वो तो एक छोटे से लाइन में इतना, एक इन दोनों के बीच आप कि इसमें हम देखते हैं कि किसी चीज आपको चाहिए तो आप सोचेंगे ये मैं लूं या ना लूं, ये डिसीजन लेना काम करेगा ईगो। और सुपर ईगो तो पूरा आदर्श ही है, और इदम पूरा बच्चे की तरह है। और हर इंसान में ये तीनों रहते हैं। अभी एज के जैसे एज तो ये मतलब एट द एंड ऑफ द लाइफ शायद हम पराहम की तरफ जाते हैं, नैतिकता की, ऐसे मुझे लगता यस, आप बताइए अब। हम सही बताया मैडम ने तो। जैसे अ, ईदम में जो बताया कि जन्म से ही आपने सब में जिद करने की प्रवृत्ति रहती है। हाँ तो जी। वो ईदम ईदम रहता है जब हमें जब किसी चीज का ज्ञान नहीं होता। और फिर सुपर ईगो में आता है, तो सुपर ईगो में तब आता है कि हम थोड़ा सा उस चीज को नॉलेजेबल हो जाते हैं कि ये चीज करनी चाहिए। करने अगर गलत चीज जैसे एकदम हमें प्रोवाइड करता है उस चीज को करने के लिए, बट सुपर ईगो उस चीज को रोकता है कि नहीं ये चीज सही नहीं है, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में, एकदम और सुपर ईगो के बीच में ऑलवेज थोड़ा सा एक संघर्ष चलता रहता है। बाकी ईगो आपने अभी बताया नहीं, आई थिंक, है ना? हाँ नहीं, मैंने बता दिया, आप इस टॉपिक को यहीं से ले लीजिए। आपने बोला ईड और सुपर ईगो, इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। संघर्ष के बाद जिस फाइनल डिसीजन पे हम लोग आते हैं वो हमारे ईगो का काम होता है, जो रियलिस्टिक मैडम वास्तविकता आप। हमारी दिखती है। जैसे हमारा मन कर रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है किसी भी कारण, पर हमारा ईड तो कह रहा होता है कि गुस्सा करो करो करो, पर सुपर ईगो कहता है कि नहीं नहीं ये समय नहीं है,
बट हम क्या करते हैं उस समय, ना तो ज्यादा गुस्सा करते, नॉर्मल इस तरीके का व्यवहार अपना दिखा देते हैं जो हमारे संसार में सुटेबल आए, हमें कोई कुछ बोले भी नहीं, पर जो पर्सनैलिटी हम वहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, वो ईगो होता है हमारा। मैम लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, जी मैम ये लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग कह सकते हैं हम ईगो को। हाँ, इसको बोला जा सकता है। वही है कि जो हम लोग प्रेजेंट करेंगे अपने आप को किसी भी चीज में, अपने संघर्षों से निकल के जो हमारी वास्तविकता हाँ, होते है, डिफरेंट कंडीशन में डेवलप होता है लॉजिकल, लॉजिक लगा करके जो भी हम हाँ थिंकिंग फाइनल डिसीजन लेते हैं। उसी को ईगो बोला जाता है। मोर हाँ, प्रैक्टिकल समझ में आ। हाँ जी, लिखा है उसमें कि वास्तविकता हमारे जो रियल है, रियलिस्टिक है, उस पर जो वो हमारे उस प्रिंसिपल्स पे काम करता है हमारा ईगो। इसमें किसी को वापस से कुछ पूछना है? या सबको समझ में आया? जी मैडम। ठीक है। अब हमारा इसी थ्योरी का जो टॉपिक आता है अगला, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सिगमंड फ्राइड ने जो बताया है हमारी कि हमारी मैम इसके पहले वाली स्लाइड दिखाइए। ये देखना था आपको? यस मैम, 1 मिनट। ओके। ठीक है मैम। इसके बाद हमारा आगे आता है, सिगमंड फ्राइड ने जो बोला है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट इस तरीके से होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है जो चीज में दिखा फोटो? यस मैम। अगर ब्लर हो गए तो आप बता दीजिएगा मुझे। क्लियर तो नहीं दिख रहा मुझे तो। कोई बात नहीं। मैम चित्र दिख रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा उसमें। कोई बात नहीं, इसको आप क्लियर नहीं है तो। बाकी मैं आपको ना इस पीडीएफ में ऐड करके जो बुक्स का लिखा है कंटेंट, वो थोड़ा लंबा है, उसको ऐसे नहीं ऐड किया जा सकता था। मैं उसको ना पीडीएफ में इसमें डाल दूंगी, आप लोग उसको रीड कर लीजिएगा। आप देखिए इसको, डेवलपमेंटल जो साइको ये स्टेज बताई है उन्होंने, सिगमंड फ्राइड ने इसको बोला है साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी इसको इन्होंने नाम दिया है। इस सिद्धांत को दो नाम बोले जाते हैं, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी। आप लोग इसको याद रखिएगा, दोनों चीजों, दोनों नाम को। तो अब इन्होंने बोला, जो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने बोला था कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो हमारे जन्म से स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें इन्होंने यही बताया है। तो इन्होंने 5 स्टेज बताई है, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। इसको मैं हिंदी में आपको नाम बता देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। पहली होती है मुखावस्था, ओरल, और एनल होती है गुदावस्था, फैलिक होती है हमारी लिंग प्रधान अवस्था, और लेटेंसी होती है हमारी अव्यक्ता अवस्था, और जेनाइटल होती है हमारी जननेंद्रिय अवस्था। बाकी मैं बुक का डाल दूंगी इसमें फोटो ना, आपको से पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो इन्होंने 5 पीडीएफ मिल जाएगा मैडम? जी पीडीएफ मिलेगा मैम? हाँ, ये पीडीएफ मैं दे दूंगी आपको, बाकी बुक का भी डाल दूंगी। जिनको हिंदी में पढ़ना होगा पूरा एकदम डिटेल में, वो उससे पढ़ लीजिएगा। अब देखिए फोर्थ क्या बताया? जी, फोर्थ की हिंदी में? फोर्थ का हिंदी में अव्यक्ता अवस्था। अव्यक्त। हाँ जी। अब आप इसको देखिए, ओरल स्टेज जो होती है हमारी, क्या होती है, जब हमारा जन्म होता है। हाँ जी, थर्ड का एक बार हिंदी बता दीजिए। किसका? एक बार मुझे सुनाई नहीं दिया। फैलिक। फैलिक फैलिक, फैलिक का होता है लिंग प्रधान अवस्था। अब देखिए, जो हमारी ओरल होती है वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, 2 इयर्स तक,
उसके बाद हमारी एनल जो होती है वो क्या होती है, 2 से 3 साल की अवस्था जो होती है हमारी। थर्ड होती है फेलिक जो होती है हमारी 3 से 7 साल के बीच की अवस्था। लेटेंसी जो होती है हमारी 7 से 11। और हजेनाइटल जो होती है हमारी 11 से एडल्ट तक। ये सब चीजें समझ में आई। अब आप इसको आगे देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये साफ दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है? यस जी मैम। मैम। हाँ, अब इसको आप यहाँ से देखिए। अब इनमें क्या करा गया है, इन अवस्थाओं में हमें बताया गया है कि जब हम पहली अवस्था में होते हैं तो हमारी किस तरीके की नीड होती है, किस तरीके की इच्छाएं होती है, जो प्लेजर्स होता है बच्चा वो किस तरीके से लेता है। तो फर्स्ट जो हमारी ये ओरल बताया है, ओरल का हिंदी में अगर नाम से देखें तो इसका नाम आता है मुखावस्था। तो आप समझ सकते हो, उसी से समझ में आ जाएगा। तो ओरल स्टेज में इन्होंने बोला है कि बच्चा जो होता है ओरल स्टेज में हमारे मुंह से प्लेजर लेता है। जैसे आप देखते हैं छोटा बच्चा जब होता है उसको क्या करते हैं, आप कुछ भी सामान दे या नहीं भी कुछ, वो थोड़ा सा बड़ा जैसे होता है क्या करता है, अपने हाथों को मुंह के अंदर डालने लगता है, या कुछ भी सामान आप उसको दे तो मुंह के अंदर डालता है। मम्मा बच्चे को फीडिंग कराती है तो भी उसको उससे प्लेजर मिलता है। बाकी जितनी चीजें होती है, दांत से वो चबाना पसंद करता है, ये सब चीजें हमारी ओरल स्टेज में आती है। उस समय क्या करता है बच्चा, मुंह से प्लेजर लेता है, उसको मुंह में डालने से आनंद की अनुभूति होती है। अब इन्होंने इसके आधार पर ही बताया है कि इसके आधार पर हमारी पर्सनैलिटी किस तरीके से बनती है। तो इन्होंने बताया है कि अगर कोई बच्चा इस प्लेजर को ज्यादा या कम लेता है, जैसा भी रहेगा उसी के आधार पर उसकी पर्सनैलिटी बनती है। तो जैसे ये बताते हैं कि अगर कोई बच्चा प्लेजर्स को कम लेता है तो उसके अंदर कैसी प्रवृत्ति आ जाती है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। वो अपना अपना काम खुद नहीं करना पसंद करता, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा उसकी रहती है। आशावादी होता है, ऐसी उसकी प्रवृत्ति होती है, बट वो दूसरों का अपने काम खुद करना पसंद नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति इस प्लेजर्स को ज्यादा लेता है तो क्या करता है, उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी कैसी हो जाती है, थोड़ा एग्रेसिव टाइप का हो जाता है वो। और उसके अंदर दूसरों के ऊपर शासन करने का, डोमिनेटिंग बिहेवियर जो होता है, ऐसी उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, ऐसा उसका व्यक्तित्व बनता है। तो इन्होंने बोला है कि ये सब चीजें जो हम लोग मानते हैं कि हमारे जो बचपन की नीड होती है, बचपन की आवश्यकताएं जो होती है, वो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करती, पर सिगमंड फ्राइड ऐसा बोलते हैं कि करती है। ठीक है, अब हम सेकंड पे आते हैं एनल। एनल स्टेज जो होती है उसको बोला जाता है गुदावस्था। तो ये बोलते हैं कि एनल स्टेज में जो बच्चा होता है वो क्या करता है, उसको उसका जो प्लेजर होता है वो एनस होता है। उसको अगर मतलब बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल हमारे बाहर निकलता है उसको एक्सक्रीट करने में आनंद मिलता है। इस तरीके से उन्होंने बताया है। और यही स्टेज होते हैं जिस समय बच्चे को पोटी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये भी एक अवस्था होती है कि उसको ये भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है कि आप उसको, अगर हम पोटी ट्रेनिंग जब दी जा रही है वो किस तरीके से दी जा रही है। अगर वो सही नहीं दी जा रही है तो भी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी। अगर एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस के लिए बनाए गए हैं तो भी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। जैसे कहते हैं कि अगर किसी के लिए ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस बना देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे का नेचर जो होता है बड़े होके वो ऐसा हो जाता है कि वो अपनी बातों को किसी से शेयर करना पसंद नहीं करता है, एकदम अंदर अंदर रहना टाइप उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। कुछ इस तरीके से हमारी व्यक्तित्व को ये चीजें प्रभावित करती है। थर्ड स्टेज आती है जो हमारी फैलिक स्टेज जो आती है, ये 3 से 6 साल के बीच की होती है। इस स्टेज को उन्होंने बोला है कि ये स्टेज जो होती है हमारी, इस स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो क्या होता है, अपोजिट जेंडर। जैसे छोटा लड़का है उसको क्या होता है, उसको अट्रैक्शन अपनी माँ से ज्यादा रहता है, और जो लड़की होती है उसको अट्रैक्शन अपने पापा से ज्यादा होता है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के, एक अपोजिट जेंडर के प्रति उनमें घृणा की भावना आ जाती है। ऐसा इस स्टेज में होता है। अगर ये चीजें हमारे लंबे समय तक बनी रहती है, उस समय नहीं इस पर ध्यान दिया जाए, नहीं समझा जाए, तो ये लंबे, जब हमारी व्यक्तित्व, जो हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है, बड़े होते हैं, उस समय भी ये चीजें हमें प्रभावित करती हैं। अब आती है हमारी लेटेंसी, यानी कि 6 साल से प्यूबर्टी तक की जो हमारी एज होती है, उसमें बोलते हैं कि ये समय जो होता है, ये स्टेज जो होती है, ये हमारी हमें क्रिएटिविटी जो हमारी होती है, हमें सामाजिकता के नियम जो होते हैं, जो बच्चे कहते हैं ना कि एक समय ऐसा आता है कि हम लोग अपने फ्यूचर के प्रति
अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना होता, ये सब चीजें उस अवस्था में हमें सिखाई जाती है। इस समय क्या करते हैं बच्चे, जिसको ड्राइंग पसंद है, हुनर जो हमारा सामने आता है कि कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, किसी को चित्रकारी करना अच्छा लगता है, किसी को खेल कूद अच्छा लगता है, जो चीजें ये उस समय जो हमारी दिखाई देती हैं, ये उस समय का हमारी अवस्था होती है। उसके बाद आते हैं जेनाइटल एज हमारी, ये अवस्था जो होती है हमारी, इस अवस्था में क्या होता है कि हमारी किशोरावस्था की बोला जा रहा है कि ये अवस्था हमारे बातचीत करना, हमें उठना बैठना, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण इस स्टेज पे थे। तो ये अवस्था क्या होती है हमारी, इस समय हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हो चुका होता है, जो हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे बातचीत करने का तरीका क्या है, हमारे उठने बैठने का तरीका क्या है, इस तरह की प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है। हमारे जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो हो चुका होता है। ये हमारी जेनाइटल एज होती है। इस समय क्या होता है कि हमारी एक मतलब व्यक्तित्व जो होता है वो कुछ इस तरीके का नेचर होता है उसको, कि वो अपने जो सेम जेंडर के साथ रहना थोड़ा ज्यादा पसंद करता है। बट जैसे जैसे उसको चीजों की समझ होती रहती है, ऐसे ऐसे उसकी जैसे जैसे उसको चीजों की समझ होगी, ऐसे ऐसे उसका नेचर बदलता रहता है। फोर्थ से क्या बताया था? जी लेटेंसी। हाँ जी, हेलो, फोर्थ से एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी की जो अवस्था इसमें बताई गई है, लेटेंसी की एज में क्या होता है कि बच्चा जो होता है उसको हमारे जो नेचर मतलब हमारे जो हुनर्स होते हैं, जैसे हम लोगों को किसी बच्चे को चित्र का ड्राइंग करना पसंद है, किसी को खेल कूद करना पसंद है। इस समय क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो फुल्ली फोकस होती है हमारी एकदम हमारे लक्ष्य को लेके, हम अपने गोल के प्रति एकदम फोकस रहते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी हमारी एनर्जी जो होती है वो अदरवाइज किसी भी चीज में इस समय नहीं लगी हुई होती है। पूरी एनर्जी हमारी हमारे लक्ष्य के प्रति होती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब चीजें हमारी लेटेंसी एज में होती है, स्टेज में। मैम हेलो, इसमें डाउट लग रहा है मैम, कि जो 7 साल से 11 साल का बच्चा रहता है वो कैसे अपने मतलब भविष्य के बारे में सोचा रहता है, लक्ष्य के प्रति रहता है। वो तो अपने आनंद के प्रति मतलब वो खेल कूद में व्यस्त रहता है ना मैम। हाँ मतलब लक्ष्य का उसका मतलब यही था कि जैसे किसी बच्चे के अंदर कोई हुनर होता है, कोई खेल कूद में अच्छा है, अगर उसको मानो आप लोग, जैसे किसी को ड्राइंग करना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, लक्ष्य को मैंने लक्ष्य बोला यहाँ पे, उसको आप वो बड़ा लक्ष्य मत मारिए, मतलब कि जो चीज उसको चाहिए करना है, जिस बच्चे को जो करना होता है उसके प्रति मैंने बोला उसको लक्ष्य का मतलब वो बड़ा लक्ष्य, इंटरेस्ट, वर्ड गलत यूज कर दिया, लक्ष्य का मतलब वो नहीं था। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो काम करता रहता है। बोला जा सकता है, सॉरी, लक्ष्य ना बोल के इंटरेस्ट बोला जा सकता है। मैडम ये जेंटल स्टेज बता दिए क्या आप? हाँ, जेंटल स्टेज का मतलब देखो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में क्या होता है कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण ऑलमोस्ट तरीके से हो चुका होता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से हमारा उठना बैठना है, कि इस तरीके की प्रवृत्ति हमारे अंदर आने लगती है। जब कहते हैं कि एक चीज आती है कि हम लोगों को किस तरीके का कपड़ा पहनना है, क्या चीज मेरे ऊपर सूट करती है, किस तरीके से मुझे रहना है, किस तरीके से बातचीत करनी है, ये जो स्टेज होती है वो हमारी जेनाइटल स्टेज होती है, जिसमें बोला जाता है कि कुछ समय के लिए तो क्या करते हैं हम लोग सेम जेंडर के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बट जैसे जैसे हमें समझ बढ़ती रहती है तो फिर हम अपोजिट जेंडर के साथ रहना पसंद करते हैं, ऐसे इसमें बताया गया है। मैडम एक बार फेरिंग्स को फिर से बता देंगे? ये पूरी बतानी है आपको? नहीं फेरिंग्स 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 स्टेज ये क्या? हाँ इसमें बोला है कि ये स्टेज जो होती है, उस स्टेज में क्या होता है कि एक फैक्टर होता है, साइकोलॉजिकली इसको बोला जा सकता है कि एक फैक्ट होता है साइकोलॉजिकली, कि जो लड़की होती है वो अपने पापा से ज्यादा घुलना मिलना पसंद करती है, बातचीत करना पसंद करती है। ये देखो आप नॉर्मल भी देखोगे होता है ये चीज,
माँ जो होती है अपने बेटे को ज्यादा प्यार करती, पापा जो होता है अपनी बेटी को ज्यादा प्यार करता है। ये कुछ उसी से रिलेटेड स्टेज पे उसको बोला गया है। ये कुछ इस तरीके के एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है हमारे नेचर में। ये नॉर्मली सबने देखा होगा। ये उसी तरीके से उसी को यहाँ पे इन्होंने बताया है। मैम इसमें बच्चा आकर्षण करता होगा ना, माँ तो नहीं आकर्षण करती होगी। नहीं, बच्चा करता है, हाँ माँ नहीं करती है, बच्चा करता है। बच्चे को अपने पापा, लड़की होगी तो लड़की को अपने पापा के साथ रहना ज्यादा पसंद होगा। जैसे आप, मैं आपको नॉर्मल बता देती हूँ, उसको चलो छोटे से ना मान के आप बड़ा मानो, बड़े को भी माने। जैसे हम लोग घर में रहते हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं या खेलना कूदना हमें पसंद है, तो मम्मी क्या करती है, बात बात पे टोक रोक लगाती है कि इधर मत जा, पढ़, पहले ये काम कर ले फिर वो कर ले। और पापा थोड़ी देर के लिए घर में आते हैं, वो अच्छे से बात करते हैं, तो हम लोगों को क्या लगता है, हमारा माइंड सेट कैसा है कि मम्मी तो ज्यादा प्यार नहीं करते, वो तो हर समय डांटती धमकाती रहती है, पापा ही प्यार करते हैं, ऐसा लगता है। तो ये भी एक उसी समय का होता है कि हम मम्मी से थोड़ा कट जाते हैं, पापा से थोड़ा ज्यादा करने लगते हैं। और पापा लोग हर समय बेटे पापा के साथ रहते हैं, उनको थोड़ा इस तरीके का रहता है, वो समय थोड़ा समय के लिए मम्मी के पास आते हैं, वो एकदम लाड दिखाते हैं, मेरा बच्चा मेरा बेटा, इस तरीके की बात बोलती है ये वो। तो ये उस समय ये उसके लिए बोला गया है। मैम इसमें जो 5वें में बताया गया है जेनेटिक स्टेज में, उसमें भी अपोजिट सेक्स पर तो उसमें क्या लगाया गया जाएगा मैम? कौन सी स्टेज में बोला बताया आपने? 5वें में क्या लगाएंगे मैम, अपोजिट में, अपोजिट सेक्स पर? हाँ, मतलब इसको आप नॉर्मल मान लीजिए, जब आप लोग को समझ में आ जाता है, आप लोग बड़े हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाती है कि हाँ मुझे शादी कर लेनी चाहिए। ये उसी से रिलेटेड बताया गया है यहाँ पे कि हम लोग अगर शादी कर लेते हैं तो हम लोग हमारा जो जीवन है एक अच्छी तरीके से हम लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वो परिपक्वता की अवस्था जो आपकी आ जाती है, उसी को इन्होंने यहाँ पे बोला है। हमारे अंदर शारीरिक मानसिक सामाजिक रूप से जब परिपक्व हो जाते हैं हम लोग, तो उस अवस्था को ही बोलते हैं। जी मैम, जैसे वो मतलब देखा जाता है कि जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, एग्जाम्पल। हाँ, उसको उससे थोड़ा अगर आप इसको आगे बढ़ा के भी सोच सकते हैं। जो इसको सिगमंड फ्राइड ने बोला है, मैं आपको पढ़ के हिंदी में सुना देती हूँ। बोलते हैं इस अवस्था में व्यक्ति का व्यक्तित्व शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाता है और वह सामाजिक रूप से अनुमोदित लैंगिक संबंध पित कर एक संतोषजनक जिंदगी की ओर अग्रसर हो सकता है। इस तरीके से उन्होंने इसको पूरा बोला है, बताया है। तो आप इसको जैसे भी लगे सोच सकते हो। मैडम इसका ये क्वेश्चन कैसा आएगा इसका? जी, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन? से प्रश्न जो अभी तक तो मैंने आपको बताया था, सिगमंड फ्राइड से जो पूछा जाता है, इस थ्योरी से जो पूछा गया आज तक, ये पूछा गया है कि ये सिद्धांत किसने दिया है। और अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था कि जो हमारे माइंड के स्तर बताए गए हैं उनमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ये पूछा गया। बाकी अगर इनमें से पूछ सकता है तो इस तरीके से नाम पूछा जा सकता है कि आपको एक साइड 5 अवस्थाओं के नाम दे देंगे, एक साइड लिखा होगा पोटी ट्रेनिंग, ओरल मतलब ओरल प्लेजर मुंह से लेते हैं, इस तरीके से लिखा सकता है। आपको क्रॉस में उसको मैच करना हो सकता है, ये सब चीजें आ सकती है। ये आपकी सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम कार्ल रोजर्स का और ब्रैम मैस्लो का पढ़ेंगे, दोनों पर्सनैलिटी की थ्योरी है। फिर हमारा पर्सनैलिटी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। बाकी इसमें किसी को फिर से कुछ पूछना हो? टाइम कितना हुआ है? अभी टाइम है हमारे पास। चलिए अब आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करूं मैं। तैयार हैं आप सब लोग? जी मैम। अगर किसी को अभी भी कोई दिक्कत है, समझ नहीं आया हो किसी भी चीज में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट करती हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइंड के जो 3 स्तर बताए हैं सिगमंड फ्राइड ने, उनके नाम टाइप करिए।
मैसेज करिए सब लोग। फिर से क्वेश्चन से एक बार फिर से समझिए। माइंड माइंड के 3 स्तर बताए हैं, मस्तिष्क के 3 स्तर। हाँ, लेवल। यस, जिन्होंने भी ईड, ईगो, सुपर ईगो बोला है वो गलत हैं। और कोशिश करिए तीनों चीजों को एक साथ टाइप करें। चलिए, कोई भी माइक मैडम, ईगो ईडो ईगो और सुपर ईगो वो क्या है? ये 3 स्तर नहीं है, ये बताए गए हैं हमारी। इनको एक हिसाब से अगर बोले ऐसे शॉर्ट में, तीनों को रचना बोल सकते हैं। हमारी स्ट्रक्चर बताई गई है, रचना बताया जा सकता है, स्तर नहीं है। मॉडल मॉडल है ये मॉडल, संरचनात्मक मॉडल। तो इसको अगर हम रचना पूछे कि संरचना कैसी है, तो उसके आधार पर आप उसको बोल सकते हैं। सबने टाइप करा? अब आगे माइक ऑन करके बोलना है ना। हाँ जी, बोलिए। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, कॉन्शियस, मतलब इसको ही इंग्लिश में बोलते हो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। हाँ, चलिए आप लोग कोई भी एक अनकॉन्शियस माइंड को प्रेजेंट करिए, क्या होता है। कोई रिसेंट में, कोई प्रेजेंट में, कोई उदाहरण किसी को पता है उसको बताइए, कैसे उसको समझ सकते हैं। मैम क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। अनकॉन्शियस माइंड जो मैंने बताया था आपको, ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, उसको बताइए क्या होता है। मैम जैसे अनकॉन्शियस माइंड ये होता है जो सपने में आता है, और सब कॉन्शियस माइंड ये होता है कि जो कुछ चीज भूल गया था वो झटके से याद आ जाती है, और कॉन्शियस माइंड ये होता है कि जो अभी बोल रहे हैं और आप भाई वो कॉन्शियस माइंड का एग्जाम्पल है। हाँ जी, बिल्कुल। क्या आप लोगों में से किसी को ये चीज लगती है जो मैंने आपको इसमें बताया, जो सिगमंड फ्राइड ने बताया है, कि हमारी जो भावनाएं, इच्छाएं होती है अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है? क्या किसी को लगता है ऐसा है? यस मैम बिल्कुल, यस मैम बिल्कुल माइंड में होता है। मैम, क्योंकि जी बिल्कुल मैम क्योंकि ना अगर कोई पुरानी बात बोला है और उससे कोई आदमी नाराज है, और काफी लंबे टाइम बाद वो 6 साल 7 साल बाद भी मिलेगा और उसको बात अगर लगी है तो वो फिर वही चीज रिकॉल हो जाती है। यस, उसका बिहेवियर फिर वैसे ही होगा जैसे उसके थॉट प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। ये साइकोलॉजी हमारी बोलती है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम लोगों को जब पढ़ाया जाता था साइकोलॉजी, हम लोगों को एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ाई गई, तो उससे पहले हमें बोला गया था कि आप लोगों को किसी को भी कमेंट नहीं करना है। जैसे उसमें हमें कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर सिखाए गए थे और बताया गया था कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो बताया गया था कि आप लोगों को किसी को भी ये मस्ती में भी नहीं बोलना है कि तू एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, तुझे ये बीमारी है, तुझे ये है, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि चीजें आ जाती हैं, और जैसे हम लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं। अब ऐसे किसी ने कोई हमारे सामने कोई बात बोली और हम बोलते हैं कि हमें पता है तूने ये बात क्यों बोली, क्योंकि तेरे दिमाग में ऐसा चल रहा होगा। तो बहुत बार ना ऐसे कर देते हैं। तो ये चीजें सिखाई जाती थी कि आपको ऐसे इस तरीके से नहीं बोलना, कि मैं जानती हूँ तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तूने ये बात मुझे क्यों बोली है। पर ये सच होता है कि हम लोग बोलते वही है जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है। क्योंकि जब आप देखो, अगर काउंसलिंग कोई कराता है, क्या कोई अपने घर के बंदे से कोई काउंसलिंग कराना पसंद करेगा? उसी के सामने तो काउंसलिंग कराई जाती है जिससे हमारा कोई मतलब नहीं होता, जिसको हम जानते नहीं, जिसके सामने हम अपनी बातों को खुल के बोल सके। जो अचेतन मन की इसमें बात बोली गई है वही बोला है सिगमंड फ्राइड ने, कि अचेतन मन, अगर हमें बीमारियों से, मानसिक रोगों को ठीक करना है, तो काउंसलिंग जो मेथड है वो यही है कि आप उसके अचेतन मन में जो भावनाएं, बातें दबी हुई हैं, उनको हम, कोई सुनता है, देखा नहीं, हमारे मन में कोई बात हम किसी को बोल देते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है।
तो वही है अचेतन मन की जो चीजें हैं, ये वही बात बोलते हैं सीक्वेंट साइड। उसके बाद आपको जो संरचना बताई गई है उनको टाइप करिए, क्या क्या होती है संरचनात्मक मॉडल में। मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई थी। ईड किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है? टाइप करिए। जन्मजात प्रवृत्तियां। और सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, ईगो ईड सुपर ईगो इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ईड ईगो सुपर ईगो। यस, ईड जो होता है हमारा कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? आनंद के सिद्धांत पर। आनंद के सिद्धांत पे, प्लेजर प्रिंसिपल पे। और ईगो, ईगो टाइप करिए। वास्तविकता के सिद्धांत पर। यस, रियलिस्टिक प्रिंसिपल्स। ओके, और हमारा सुपर ईगो नैतिकता के नैतिकता के सिद्धांत पे, मोरल प्रिंसिपल्स पे। अब इन्हीं तीनों से रिलेटेड अगर कोई किसी को अच्छा सा उदाहरण याद है जो तीनों चीजों को प्रेजेंट करता हो तो बताइए। कोई भी माइक ऑन करिए, बोलिए। मैम मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप देखिए हाँ, वो करेक्ट है क्या। हाँ, मुझे सपोज अभी आईफोन 14 आया और मुझे अभी वो चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैं ले लूं। और मुझे एक मेरा पराहम है, वो कहता है कि नहीं, इतने 80,000 में खर्च करूं, शायद मुझे काम आ जाएंगे या जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं बीच का सॉल्यूशन जो मेरा अहम है वो बोलता है कि नहीं, मैं 40,000 वाला ले लेती हूँ, उससे काम तो चल ही जाएगा मेरा। तो ये मेरा रिजल्ट होगा अहम का। बिल्कुल वो वही आई डोंट चीज नो, है, ये हम लोग थोड़ा सब आर्थिक भी। आर्थिकता से भी इसको जोड़ा जाता है। आप इसको नॉर्मल ले लीजिए, जब छोटा बच्चा होता है उसको, हम बचपन में होते हैं, हम खाने पीने से रिलेटेड कुछ भी चीज मांगे, स्कूल जा रहे हैं, बोलते मम्मी नहीं मैं तो बिना पैसे के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा बिना पैसे के, लेके जाऊंगा। इस टाइम मम्मी को देना पड़ता है। पर जब हम बड़े हो जाते हैं, 1-2 बार बोलते कि नहीं बच्चे हैं नहीं, तो हम कहते चलो कोई बात नहीं, ठीक है नहीं है, तो हम समझते हैं उस टाइम अपने मम्मी पापा से एडजस्टमेंट करना सीखते हैं कि नहीं आज नहीं है, कोई बात नहीं, आज उन्होंने नहीं दिए तो कल दे देंगे। वही चीज है, वो आर्थिकता से भी उसका संबंध है। ओके, अब आपको टाइप करना है डेवलपमेंटल स्टेज, इनके पांचों के नाम टाइप कर दीजिए जल्दी से। यस, पूरा किन्होंने टाइप करा है? फर्स्ट सबसे पहले काजल जी, आपका नाम है ये शायद। माइक ऑन करिए, बताइए। जी मैम। जी, मैम ओरल जो होता है वो मतलब ओरली जो प्लेजर जैसे कि बच्चे लोगों को होता है, जो जन्म से मतलब 2 साल के बच्चे लोग के उस पे आता है। और इसमें ऐसा होता है कि मैम अगर किसी मतलब उस चीज की कमी हो जाती है तो बच्चे उसमें डिपेंडेंट हो जाते हैं, और अगर उसमें अधिकता हो जाती है ना तो बच्चे लोगों में एग्रेसिवपन आ जाता है। ये जी। होता है मैम ओरल में। मैम सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो बोलो। मैम और एनल जो होता है वो 2 से 3 इयर्स वाले बच्चे के उस पे होता है, जिसमें हम लोग उनको मतलब बोला जाता है कि पॉटी ट्रेनिंग दिया जाता है। हाँ जी। और थर्ड जो होता है फेलिक, हाँ जी। जो मतलब वो जो थर्ड और मतलब 3 से 7 इयर्स तक होता है, जिसमें हम जैसे कि मदर जो है अपने बेटे के ऊपर मतलब अट्रैक्टिव, जो अदर जो जेंडर होता है उसमें अट्रैक्ट होता है। 1 मिनट, मैंने शायद आपको ये बोल दिया होगी बात, बट किसी ने टोका भी था। आपको ये नहीं बोलना है कि मदर, बच्चा जो होता है वो अपने, ओ लड़की जो होती है वो अपने पापा से, लड़का जो होता है अपनी मम्मी से। यहाँ पे मदर मत बोलना। ओके मैम, मतलब जो मतलब बॉयज मतलब बच्चे जो होते हैं, जो बॉयज वो अपने मदर्स पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और जो डॉटर होते हैं वो फादर पे अट्रैक्ट होते हैं। यस। ये चीज सही है मैम। हाँ जी। अच्छा। और जो फोर्थ है वो 7 से 11 तक ईयर का वो जो होता है, जिसमें हमें मतलब अपनी एक्टिविटी पता चल जाती है, हमारी जो इच्छाएं होती है कि हमको क्या करना चाहिए, जैसे कि पेंटिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, तो ये यस। सारी चीजें हमें पता चलती है।
और जो लास्ट है जेनिटल मैम, उसमें व्यक्तित्व का विकास हो जाता यस, ओके, है। थैंक यू जी मैम। वेलकम। बाकी सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अच्छा लगा सबको पढ़ के? इसलिए हमारी इसको ना अगर आप खुद से भी जोड़ेंगे ना, अपनी प्रैक्टिकल चीजों से समझ के रखेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ते हुए चलेंगे, तो ना ये इसको फिर हमें ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरली हमारे चीजों से याद हो जाती है हमें। बाकी हम लोगों को ना हर एक चीज को ना ऐसे ही वास्तविकता अपनी उससे जोड़ के चलना चाहिए, तो हमें फिर ना उनको चीजों को रटना नहीं पड़ेगा, वो ऐसे एकदम हमारी प्रैक्टिकली याद हो जाती है। देखा होगा आपने, थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है, पर प्रैक्टिकल चीजों को हम ऐसे ही सीख लेते हैं। किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? ये जो मैडम 4 बताया, ये क्या स्टेज है, क्या इसको क्या बोलेंगे? 4 कौन सा था अब? भाई कभी बताया ना, ये जो ये लेटेंसी। जी, लेटेंसी। इसमें हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है ना, क्या करना है, ड्राइंग करना है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं बच्चे को। ये पांचों को एक साथ क्या बोलेंगे? ये क्या स्तर, क्या है, क्या है ये? Psychosexual stages of development. अच्छा, सबको पूछ रहे हो आप? हाँ हाँ। हाँ, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। और जो ये लास्ट 5th वाला है ना, जेनेटियल, इसका हिंदी क्या बताया वर्ड? एक मिनट। जनेंद्रिय अवस्था। जेनिटल में व्यक्तित्व विकास होता है ना। जनेंद्रिय अवस्था। जनेंद्रिय अवस्था। यस। ठीक, ओके, थैंक यू। चलिए शांति पाठ करें। आप लोगों में से कोई शांति पाठ कराना चाहेगा? यस, रश्मि जी कराइए। Now everyone sit straight. Keep your spine straight. Eyes closed. Join both the palms in Namaskar Mudra. We'll chant Omkar once, then closing prayer. Take a deep breath in. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Now slowly rub your palms. Give the warmness to your eyes, massage on your face, and with few blinks, open your eyes. Thank you. थैंक यू रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू मैम।